नमस्कार, मैं रमन कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इतिहास भाग 1 का अध्याय 2 राजा, किसान और नगर। तो दूसरे वीडियो में हम देखते हैं इसका शेष भाग। तो हमने कुछ 4-5 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। अब बच्चों ने हमसे अगला प्रश्न पूछा है कि उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, अथवा मौर्य काल के बाद राजा के प्रति प्रजा में इस प्रकार के विचार परिवर्तन हुए। तो उत्तर मौर्य काल क्या है कि मौर्य काल 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो पूर्व मौर्य काल और बाद का जो उत्तर काल बोलते हैं। मौर्य काल के बाद जो राजा के प्रति प्रजा में किस प्रकार के विचार थे या उनमें परिवर्तन हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। अथवा लिख सकते हैं कि उत्तर मौर्य काल में राजा के प्रति प्रजा में किस प्रकार की सोच या धारणा बनी हुई थी। अथवा लिख सकते हैं कि मौर्य काल में राज धर्म के विचारों का वर्णन कीजिए। सीधी सी बात है कि उत्तर मौर्य काल में जो जनता में राजा के प्रति किस प्रकार की धारणा, सोच या राजत्व का सिद्धांत था, विकसित हुआ था, या राजधर्म के बारे में प्रजा का विचार था, उसके बारे में लिखना है कि प्रजा राजा के या शासक के बारे में किस तरह की सोच रखती थी। तो इस बारे में प्रश्न बन सकते हैं। तो दोबारा से इन प्रश्नों को हम रिपीट करते हैं। उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, अथवा मौर्य काल के बाद राजा के प्रति प्रजा में किस प्रकार के विचारों में परिवर्तन हुआ, अथवा उत्तर मौर्य काल में राजा के प्रति प्रजा में किस प्रकार की धारणा उत्पन्न हुई, अथवा मौर्य काल में राज धर्म के विचारों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो अथवा में भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो उत्तर मौर्य काल में राज धर्म के विचारों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। तो पहला परिवर्तन हम लिखते हैं कि मौर्य काल में राजाओं ने अपने अस्तित्व को ऊंचा दिखाने के लिए अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ दिया। तो बच्चों, मौर्य काल में राजाओं ने अपने आप को जनता में ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को देवता के समान बताने के लिए देवी देवताओं से जोड़ दिया और देवी देवताओं के समान बताने लगे। दूसरा, कुषाण वंश के शासकों ने सिक्कों में और देव स्थानों पर अपनी मूर्तियां भी लगवाईं। तीसरा, कुषाण वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगवाई और स्वयं को स्वर्गपुत्र भी कहा। तीसरा, इस काल में अनेक साम्राज्य सामंतों पर निर्भर रहते थे और जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे। तो इस तरह से सामंत लोग भी राजा बन जाते थे। तो इस प्रकार की प्रजा में धारणाएं बनी हुई थी। सामंत क्या है? उस समय जो शासक या राजा रहते थे तो उनके छोटे छोटे जो राज्य रहते थे या राज्य के छोटे छोटे जो टुकड़े रहते थे, अनेक भागों में विभाजित करते उनको मुखिया बना देते थे उस भाग पर। तो उनको सामंत कहते थे। तो ये सामंत राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उस भाग पर शासन करते थे और संपूर्ण राज्य का स्वामी राजा होता था। इस तरह साम्राज्य सामंतों पर निर्भर रहता था। जो सामंत शक्तिशाली हो जाते थे वो राजा भी बन जाते थे, अपने आप को स्वतंत्र कर देते थे। फिर अगला प्रश्न आता है कि वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, उस समय जो इतिहास का वर्णन किया गया है उस काल में कृषि के बारे में क्या परिवर्तन हुआ या कृषि उपज को बढ़ाने में क्या क्या कार्य हुए, कौन कौन से वो तरीके थे जिससे कृषि की उपज को बढ़ाने में प्रयोग किए गए। तो हम ये 4 तरीके पढ़ते हैं। तो पहला तरीका नंबर 1, तो वर्णित काल में
करों की मांग, कर जो टैक्स था तो उसकी बढ़ती मांग को देखकर किसानों ने उपज बढ़ाने का प्रयास किया। राजाओं ने कर लगाए तो करों की बढ़ती मांग को देखकर किसानों ने उपज बढ़ाने का प्रयास किया और उपज बढ़ाने के लिए हलों में लोहे के फाल लगाए जिससे उपज बढ़ने लगी। उपज बढ़ाने के लिए और क्या किया? दूसरा, पंजाब और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कहीं कहीं पर खेती करने के लिए कुदाल का भी प्रयोग किया। तीसरा, उपज बढ़ाने के लिए कुओं, तालाबों तथा नहरों आदि के साधन विकसित किए। सिंचाई के साधन होने से कृषि का विकास हुआ। चौथा है, इस काल में उपज बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों का प्रयोग हुआ जिससे उपज बढ़ने लगी, किंतु जमींदार किसानों पर नियंत्रण रखने लगे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य भारतीय साम्राज्य का एक प्रमुख काल क्यों माना गया? अथवा भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था और क्यों? वर्णन कीजिए। तो प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का या भारतीय साम्राज्य का प्रमुख काल माना गया, या मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था भारतीय इतिहास में? तो यह महत्वपूर्ण क्यों था, इसकी विशेषताएं बताइए। तो मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था, संपूर्ण भारत पर लगभग इसका शासन रहा है, इसके राजा भी शक्तिशाली थे। तो इस कारण से यह क्यों प्रमुख बन गया, इसके बारे में प्रकाश डालते हैं। तो मौर्य साम्राज्य को इतिहासकारों ने, इतिहास प्रमुखों ने महत्वपूर्ण काल माना है। तो क्यों, इसका कारण जानते हैं। पहला कारण, 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। तो ऐसे समय में प्राचीन भारत में ऐसे साम्राज्य की संभावना होना चुनौतीपूर्ण लगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। दूसरा, मौर्यकालीन मूर्तियां तथा पुरातत्व वस्तुएं अद्भुत कला के प्रमाण थे। ऐसे कला की वस्तुएं अन्य साम्राज्य में नहीं मिली, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। तीसरा, मौर्यकालीन अभिलेखों में लिखे गए संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न थे। मतलब जो अन्य काल में जो अभिलेख लिखे गए मौर्य काल के अभिलेखों से ये मेल नहीं खाते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख कुछ अलग ही थे, इसलिए मौर्यकालीन अभिलेखों पर लिखे गए संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न थे। चौथा है, इतिहासकारों को यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था, इसलिए मौर्य साम्राज्य को प्रमुख और महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में माना गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि अभिलेख एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है क्या? वर्णन कीजिए। मतलब अभिलेख क्या ऐतिहासिक स्रोत है, प्रमुख है, इसका विवरण दीजिए, या अभिलेखों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अभिलेखों के लक्षण बताइए, अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है, भारतीय इतिहास जानने में अभिलेखों का क्या महत्व रहा है, तो इसके बारे में विवरण दीजिए, वर्णन कीजिए। बच्चों, यह सब प्रश्न हमने पुस्तक के आधार पर रखे हैं, ना कोई गाइड सीरीज का प्रयोग किया है। जो NCERT के द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसी के द्वारा आपके जो प्रश्न है, उत्तर है, उसी के आधार पर यहाँ वर्णन किया जा रहा है। आप अपनी पुस्तकों में भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो अभिलेख, सबसे पहले यह जानेंगे अभिलेखों की विशेषताएं या क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यह जानते अभिलेख है क्या, अभिलेख किसे कहते हैं, तभी तो इनका महत्व पता चल पाएगा। तो अभिलेख क्या है? ऐसे लेख जो पत्थरों पर, धातुओं अथवा मिट्टी के बर्तनों आदि जैसी कठोर सतहों पर खुदे होते थे या उन्हें लिखे जाते थे, उन्हें अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख आप समझ गए होंगे कि जो पत्थरों, धातुओं, मिट्टियों के बर्तनों पर, ऐसी कठोर सतहों पर जो
खोद कर या खुदे होते थे या लिखे जाते थे, उनको अभिलेख कहते हैं। तो आज इनका महत्व है, क्योंकि ये मिटे नहीं हैं, आज भी महत्वपूर्ण है। तो इनका महत्व क्या है भारतीय इतिहास में? पहला, अभिलेखों को जो लोग बनवाते हैं उन पर उन्हीं लोगों की उपाधियां या विचार लिखे जाते हैं। दूसरा, इन अभिलेखों में राजाओं के कार्य, धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का भी वर्णन होता है। तीसरा, अभिलेखों में तत्कालीन समय की तिथि भी खुदी होती है, जिससे राजा की तत्कालीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा, प्राचीन अभिलेख अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में अभिलेखों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं शेष भाग अध्याय 2 का अगले वीडियो में। और ये प्रश्न उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। कोई गाइड सीरीज से या नहीं पढ़ाए गए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक मध्य प्रदेश ने जो जारी की है NCERT द्वारा, उसके आधार पर इनको लिए गए हैं। तो हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, बने रहें। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।